चलिए स्किटरी सिस्टम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ें। तो एक तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के कई स्टेप्स होते हैं। उसमें पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है इसको थोड़ा कायदे से जान जाए। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ये एक अफरेंट आर्टरी आ रही है, अफरेंट आर्टेरियोल्स, और ये ब्लड को लाएगी। फिर एक कैपिलरी का नेटवर्क होगा और फिर ब्लड वापस जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल से। यहाँ ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क है। ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है यहाँ पर। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये अफरेंट आर्टेरियोल है, अफरेंट आर्टेरियोल है ये। और ये थोड़ी सी नैरो है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। मतलब जितनी डायमीटर से ब्लड आता है उतने ही डायमीटर से ब्लड वापस नहीं जाता। इसका डायमीटर वाइड है, इसका थोड़ा सा कम है। इसके कारण एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर प्रेशर बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलर प्रेशर कितना होगा और इसको कौन कौन इसका विरोध करेगा, और यह है बोमन कैप्सूल जिसमें फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। इसमें अब फिल्टर कौन करेगा ब्लड को, तो जो ब्लड कैपिलरीज का जो इनर एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरीज का, और एंडोथीलियम बोमन कैप्सूल के इनर वॉल का, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये फिल्टर का काम करेंगे। एक्चुअल में रियर फिल्टर का काम जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों एपिथेलियल लेयर की, बोमन कैप्सूल के इनर और ब्लड कैपिलरीज के भीतर। इस फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 75 mmHg होती है। जो ब्लड प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ, ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस, ये मान लीजिए इसको हम एरो एरो करके दिखा रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस है। क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियोल। इसकी वैल्यू होती है +75 mmHg।
दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड कैपिलरीज में जो प्रोटीन है जो फिल्ट्रेट से बाहर नहीं आ पाते, वे फिल्ट्रेट के लिक्विड को भीतर की ओर एक्सोऑस्मोसिस के लिए प्रेरित करते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इसकी वैल्यू 30 mmHg होती है। 30 mmHg। अब इस प्रेशर के कारण फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर दो प्रेशर और होंगे। जो रीनल ट्यूबुल के भीतर जो फिल्ट्रेट भरा हुआ है वो भी इस फिल्ट्रेट को आने नहीं देगा, तो वो भी अपोज करेगा। उसकी वैल्यू 10 mmHg होती है। उसको हम रीनल ट्यूबुल का प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर ऑफ रीनल ट्यूबुल वो भी -10 mmHg होगा। और जो पूरा नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिप रहता है, पाया जाता है। उसके चारों इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ये आपका बोमन कैप्सूल दिख रहा है। ये फ्लूइड भी इस फ्लो का विरोध करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का विरोध करेगा। इसको बोल, ये फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो भी इसको अपोज करेगा। क्या लिख देंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड -10 mmHg। इसको थोड़ा सा आप लिखित में देख लीजिए एक बार। तो जो ग्लोमुलस में जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ग्लोमुलस का जो है वो 75 mmHg है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है प्लाज्मा प्रोटीन का, ये अगर हम इसको प्लस माने तो -30 mmHg है। जो रीनल ट्यूबुल में जो फिल्ट्रेट भरा हुआ है उसका प्रेशर, रीनल प्रेशर, वो भी -10 mmHg का है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है इसका भी प्रेशर जो है -10 mmHg होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो नेट ग्लोमेरुलर प्रेशर क्या होगा, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा, इन सबसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सारे माइनस को जोड़ दीजिए, 50 हो गया।
75 से घटा दीजिए, +25 mmHg, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है। इसी प्रेशर के कारण जो है फिल्ट्रेशन होता है। करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे फिल्टर होगा, फिल्टर होके आएगा ब्लड से। यह है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर इसको मिनट में देखा जाए तो पर मिनट जो है 1100 लेकर के 1200 ml ब्लड ml ब्लड इज पुट टू फिल्ट्रेट। इतना ml ब्लड जो है पर मिनट फिल्ट्रेट होने के लिए जाता है। और इसका 15 से 25% इस ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेट के रूप में एज ए वाटर, एज ए सोल्यूट बोमन कैप्सूल में कलेक्ट होता है। इतना ml ब्लड पर मिनट किडनी में जाता है, फ्लो होता है फिल्टर होने के लिए। इसका 15 से 20-25% जो है वो फिल्टर के रूप में कलेक्ट होता है। इस तरह से 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये हो गई बात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। इसके अन्य स्टेप्स भी हैं जिसमें हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्योंकि आउट ऑफ 180 लीटर अबाउट 178 लीटर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और उस रीअब्जॉर्प्शन में वाटर की बात के साथ साथ इसेंशियल एलिमेंट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इस पार्ट में कितना होता है, ये आपका बोमन कैप्सूल है। ये आपका पीसीटी है। ये हेले लूप है। ये डीसीटी है।
और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कम्युनिकेबल, ये डिजिटल कम्युनिकेबल है, और ये हेनले लूप है। उसका ये असेंडिंग है। अब देखें कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, कितना होता है किस जगह से। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में एरो लगा के दिखाते हैं आपको। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब पीसीटी में इसमें टू थर्ड टू थर्ड फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उस टू थर्ड में क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होता है। तो यहां से उनकी एक लिस्ट बनाए, एक कलर दूसरा कर दें थोड़ा सा, तो समझ में आ जाएगा क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन सबसे जरूरत भी है ग्लूकोज की, क्योंकि अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सब यूरिन में ग्लूकोज चला जाएगा। उसके बाद कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम निकल गया तो मसल्स का कंट्रैक्शन रुक जाएगा, हार्ट का कंट्रैक्शन रुक जाएगा। इनका एब्जॉर्प्शन तो मोस्टली हो जाता है। जितना ग्लूकोज होगा, ऑल ग्लूकोज, होल कैल्शियम। लेकिन वाटर का, सोडियम का, वाटर, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन करीब 75% होता है, 70 से 75%। क्लोराइड साथ में क्विकली रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ हार्मोन्स, विटामिन्स, इनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ड्रग्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। नहीं तो ये ड्रग्स सब चली जाएंगी वापस। तो ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी दिख रहा है। अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब से बात करें, यहां से किसी मिनरल के लिए ये इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है, मतलब नथिंग इज selectively reabsorbed, selective reabsorption यहाँ पर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर हो रहा है।
ये वाटर के लिए परमेबल होगा, यहां से वाटर जा सकता है वासा रेक्टा में। और जिस असेंडिंग लिम्स, यहां से सोडियम आयन क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। डिस्टल ट्यूबुल से रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। इसके इन्फ्लुएंस से सोडियम का एब्जॉर्प्शन और H2O का एब्जॉर्प्शन इसके प्रभाव में होता है। और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, अभी रीअब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, एडीएच के प्रेजेंस में होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वहां से एडीएच निकलेगा। एडीएच वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर ये एडीएच कम होगा तो डाइल्यूट यूरिन निकलेगी। और एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कार्टेक्स से निकलता है। ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब एक बात ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लड कैपिलरी जहां पर आई, ब्लड फिल्टर हुआ, 15 से 20% केवल फिल्ट्रेट के रूप में ब्लड फिल्टर हो रहा है। बाकी जो है ब्लड एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेकर के इन्हीं रीनल ट्यूबुल्स के आसपास घूम रहा है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं पीसीटी के ल्यूमेन में कुछ स्क्रीट करेंगी। जो एक्सक्रीशन होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट का होगा। तो उस एक्सक्रीशन को थोड़ा समझ लेना है, कहां से कहां क्या एक्सक्रीट हो रहा है। ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का डायग्राम है। रंग बदलना पड़ेगा, पेन की मोटाई भी थोड़ी सी चेंज कर दे जिससे समझ में आ जाए कि कहां पर क्या चीज वापस जा रही है। तो पीसीटी से ब्लड में पाया जाने वाला अमोनिया, ब्लड में पाया जाने वाला H+ आयन, H+आयन, अमोनिया, बाइल साल्ट, जो ब्लड में रह गया है, अगर वो निकलेगा नहीं तो फिर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्लड में जो यूरिक एसिड है अब ये हम कैसे यहाँ पर दिखाएं,
यू लिख देते हैं तो यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, तो कुछ ड्रग्स यूरिन के माध्यम से बाहर जाने वाले हैं, वो ड्रग का भी सिक्रीशन होगा, तो टॉक्सिक ब्लड का उसका भी सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन होगा। तो यहाँ पर सिक्रीशन किसका हो रहा है? सिक्रीशन के लिए एक अलग से वो बना देते हैं, इसको थोड़ा सा कुछ मिटा देते हैं, इसी जगह हम सिक्रीशन की बात भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अब इस ब्लड कैपिलरीज को, इस नेटवर्क को थोड़ा सा हम दोनों तरफ से ले लें, क्योंकि इधर से भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होगा ही। मान लेते हैं, मैं ऐसे ले लेते हैं। अब इसमें से क्या क्या जा रहा है? वो सिक्रीशन है, हाइड्रोजन आयन जो ब्लड में ज्यादा है, एसिडिटी है, वो यहाँ चली जाती है। अगर ये नहीं होता है तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है। यूरिक एसिड जो ब्लड में है, वो अगर यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकला, इसलिए कहा जाता है खुद पानी पीजिए, तो ये ब्लड से बाहर निकलेगा, ये यहाँ से इस माध्यम से बाहर निकल जाएगा। बाइल साल्ट भी सिक्रीट होते हैं ब्लड से फिल्ट्रेट में। अमोनिया सिक्रीट होती है, सिक्रीट होती है अमोनिया। तो अमोनिया हो गया, यस प्लस आयन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बाइल हो गया, ड्रग्स हो गए, और कोई टॉक्सिक चीज है, ये सभी पीसीटी में सिक्रीशन इन चीजों का होता है। लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है, यह असेंडिंग लिम्ब, इसमें ब्लड से यूरिया का सिक्रीशन होता है। वो एक्चुअल में यूरिया जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अगर है, या ब्लड में है, या वसा रेक्टा में है, तो वो यूरिया असेंडिंग लिम्ब में सिक्रीट होती है। ये सब सिक्रीशन बता रहे हैं। इसके साथ डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल में यहाँ पर पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन हो रहा है, अमोनिया का, कुछ तो अमोनिया पीसीटी में, कुछ अमोनिया यहाँ से भी, कुछ यूरिक एसिड भी यहाँ सिक्रीट होंगे। क्रिएटिनिन का सिक्रीशन, क्रिएटिनिन जो मसल्स में प्राप्त बनता है, उसका सिक्रीशन यहाँ से होगा क्रिएटिनिन का। तो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल जो है,
हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, अमोनिया का, क्रिएटिनिन का, यूरिक एसिड का, सबका सिक्रीशन यहाँ होता है। तो सिक्रीशन का भी बड़ा रोल है, क्योंकि 75% से 80% ब्लड अनफिल्टर्ड रह जाता है। इस ब्लड में उपस्थित स्कीटी मटेरियल पीसीटी और डीसीटी में डाले जाते हैं। तो ये याद रखिए। उसको एक और दूसरे ढंग से भी एक डायग्राम बना सकते हैं, उसको भी आप देखना चाहें तो। वैसे एक ही डायग्राम कई बार बनता रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। ये चलिए आपको दिखा देते हैं एक ही में कैसे फ्रिक्शन दिखाएंगे और कैसे स्क्रीशन दिखाएंगे। थोड़ी सी पीसीटी और डीसीटी की दूरी बढ़ा लेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मान लीजिए, यहाँ से सब सिक्रीट होगा। ये भी ब्लड कैपिलरीज मान लीजिए, यहाँ पे कलेक्शन होगा, यहाँ पे कलेक्शन होगा, ऐसा मान के चले। तो ऐसा मानेंगे तो अब रंग मैं बदल दे रहा हूँ। इसके स्ट्रोक को भी थोड़ा कम कर दे रहा हूँ जिससे ज्यादा चीज लिखा जा सके। देखिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, याद रखिएगा। कैल्शियम आयन आवश्यक है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम आयन आवश्यक है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। SCO3 बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन। इसमें इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ 70 to 75% सोडियम और वैसे ही उतना परसेंट वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो ये टोटल जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये 75% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी। पीसीटी से ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और इसमें सिक्रीट क्या क्या होता है, तो ब्लड में जो अमोनिया बची हुई है, ब्लड में नहीं होनी चाहिए, वो सिक्रीट होगी। अगर ब्लड की एसिडिटी ज्यादा है, यस प्लस सिक्रीट होगा। ब्लड में बाइल साल्ट है, उनका सिक्रीशन होगा। ब्लड में यूरिक एसिड है, इसका सिक्रीशन होगा। ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलिक एसिड है, उसका सिक्रीशन होगा। अगर ब्लड में कुछ ड्रग्स है, ड्रग्स का सिक्रीशन होगा। कुछ टॉक्सिक मटेरियल है,
इनका इन सब का सिक्रीशन पीसीटी में होता है, ये याद है। इसके बाद अगर हम डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में देखें तो अमोनिया तो लगभग हो गई, लेकिन फिर से हम मान सकते हैं कुछ अमोनिया बचा हुआ है, वो डीसीटी में चला जाएगा। हाइड्रोजन आयन ये भी डीसीटी में चले जाएंगे। पोटेशियम आयन ये भी डीसीटी चले जाएंगे। ये काम पीएच बैलेंस करने के लिए होता है। अमोनिया तो अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये तो नाइट्रोजनस बेस्ड है, इनको तो सिक्रीट होना ही चाहिए। ये सिक्रीशन की बात हुई। इसके साथ साथ हल्ले के असेंडिंग लिम्ब में यूरिया का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन देखिए, अब एरो बदल गया। रीअब्जॉर्प्शन वाटर का होगा, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का होगा, रीअब्जॉर्प्शन क्लोराइड आयन का होगा। लेकिन ये सारे रीअब्जॉर्प्शन तभी होंगे जब एल्डोस्टेरोन होगा। एल्डोस्टेरोन इस एब्जॉर्प्शन को इस एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। थोड़ा डीसीटी को भी आगे बढ़ा दें और कलेक्टिंग डक्ट बना दें तो कलेक्टिंग डक्ट में भी यहां यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, H2O का। और इस एब्जॉर्प्शन के लिए एंटी डायोटिक हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। ये एंटी डायोटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और ये तब निकलता है जब हाइपोथैलेमस कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड रिसीव करता है। मतलब ब्लड में जब वाटर की कमी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है, सिक्रीट करता है एडीएच को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से। या न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है, वही वैसोप्रेसिन बनाती है और हाइपोथैलेमस में, और वही यहाँ पर एडीएच का काम करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट selective reabsorption and secretion from renal tubule। इसको भी बड़े ध्यान